वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आज के सेशन में विल बी टेकिंग अप सम मोर क्वेश्चंस ऑफ टॉपिक ऑफ रेशियो, एंड इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, you should subscribe to the channel and also share with other of your friends who are preparing for CAT and other MBA examinations. You can also join the Telegram channel that is Mathological for the content PDFs. Okay, so let us start with the first question. Question number 1. The total number of men, women and children working in a factory is 40. They earn rupees 13430 in total in a day. If total wages of men, women and children are in the ratio of 35, 26, 18 and wage of a man, woman and a child is 7:13:6, then what is the daily wage earned by a child? So we've been given total number of men, women, children together working in a factory. We've also been given that they are earning total rupees 13430. Total wage of men, women and children are in the ratio 35, 26 and 13, and wage of one man, one woman and one child is in the ratio 7:13:6, and we need to identify what is the daily wage earned by a child. तो डेटा को प्रॉपरली एनालाइज करते हैं और पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, देन वॉच द सॉल्यूशन. तो फॉर मैन, वुमन एंड चाइल्ड, टोटल वेजेस are in the ratio 35 is to 26 to 18. Okay, and individual wage per person for a man is 7 units, for a woman 13 units and for a child 6 units. So this is the ratio wage per person. ओके, तो यहाँ से कैन वी आइडेंटिफाई, अगर हम टोटल वेजेस में से वेज पर पर्सन डिवाइड कर दें तो वी कैन, क्या मिलेगा हमें भाई? टोटल वेज टोटल नंबर पर्सनस के लिए, और उसमें से हमने वेज पर पर्सन डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ पर्सनस मिल जाएगा, यानी पर्सनस का रेशियो मिल जाएगा हमें. सो रेशियो निकाल लेते हैं पर्सनस का, और पर्सन से अपना मतलब क्या हुआ कि मेन के लिए मेन का रेशियो मिलेगा. रेशियो में मेन की वैल्यू क्या होगी? वुमेन का मिलेगा और चिल्ड्रन का मिलेगा. तो 35 डिवाइडेड बाई 7 दैट विल बी इक्वल टू 5, 26 बाई 13 विल बी इक्वल टू 2 एंड 18 बाई 6 विल बी इक्वल टू 3, विच इम्प्लाइज कि टोटल नंबर ऑफ कितना आया? 5 + 2 + 3 विच इज इक्वल टू 10 यूनिट्स. तो अगर टोटल हमारा 10 नंबर ऑफ पर्सन होगा तो उसमें मेन विल बी 5, वुमेन विल बी 2 एंड चिल्ड्रन विल बी इक्वल टू 3. 5, 2 एंड 3, बट एक्चुअल में टोटल हमारा 10 नहीं है, दैट इज इक्वल टू 40. 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 40, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 4. 1 यूनिट इज इक्वल टू 4. दैट एम्प्लाइज कि नंबर ऑफ मेन हो गए हमारे 20, नंबर ऑफ वुमेन 8 हो गई और नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गए 12. क्लियर? सिमिलरली टोटल वेजेस का जो हमारा रेशियो था दैट वाज 35, 26 एंड 18. इसका सम कितना आ रहा है? 35 + 26 आ रहा है 61 + 18 79, यानी कि टोटल वेज हमारा आ रहा है 79 यूनिट्स इंक्लूडिंग ऑल मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन. And that value is equal to 13430. 13430. ठीक है, तो जीरो को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ. 79 का मल्टीपल है हमारा 1343, कितने टाइम्स जाएगा? 79 × 10 विल बी 790. तो यानी कि 10 से बड़ा कोई वैल्यू आएगा जीरो को हटाने के बाद, यानी कि 100 से बड़ा कोई नंबर आएगा हमारे पास आंसर में. इज दैट सो? 100 से बड़ा होगा, 200 से छोटा होगा. अब हमेशा ऑब्जर्व करो, यहाँ पे 9 आ रहा है और यहाँ पे हमारा लास्ट में आ रहा है 3. यूनिट डिजिट आ रहा है 3, जो काम की डिजिट है वो आ रहा है 3, क्योंकि जीरो को पहले हमने सेपरेट रखा हुआ है. तो 9 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 3 आ जाएगा यूनिट डिजिट में. 9 7s are 63, 9 × 7 is 63. तो डेफिनेटली यहाँ पे 7 से हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं. तो 1 टाइम तो जा ही चुका है, 790 आ चुका है, यानी कि 79 × 7, 70 × 7 490, 9 × 7 63. तो दिस विल बी 553, और टोटल मिला के 7 + 5 12 + 143, यानी कि 1343 आ रहा है क्लियरली, यानी कि दिस मल्टीप्लाइड बाई 170. 79 × 170 करने पे हमारा नंबर आ रहा है 13430. क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, अदरवाइज 79 जैसे नंबर से मल्टीप्लाई करने में तुम्हें प्रॉब्लम आएगा, या डिवाइड करने में प्रॉब्लम आएगा, नंबर थोड़ा सा ऑड है. ठीक है, सो बट ये बात समझ जाओगे कि यूनिट डिजिट को फोकस कर लोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, क्योंकि डेफिनेटली हमें इंटीजर वैल्यू मिलने वाला है. ठीक है, क्लियर है? और फिर हमने वेरीफाई भी कर लिया. तो 79 × 170 आ रहा है, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 170. 1 यूनिट इज इक्वल टू 170. टोटल हमारे 12 चिल्ड्रन है और 18 यूनिट्स का इनको वेज मिल रहा है. तो 12 चिल्ड्रन है
और टोटल वेज इनका कितना हो जाएगा, 18 यूनिट्स है, यानी कि 18 इंटू 170, दिस इज द टोटल वेज। तो वन चाइल्ड का डेली वेज हो जाएगा 18 इंटू 170 डिवाइडेड बाई 12। तो 6 से 2 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, तो दिस विल बी 510 बाई 2 विच इज रुपीज 255। बाल मजदूरी कब की समाप्त हो गई, बट इन क्वेश्चंस में ये मानते नहीं। मैन वुमेन चिल्ड्रन को ले लिया, चिल्ड्रन का जो डेली वेज है दैट इज रुपीज 255। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। क्या बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 2 bags X and Y contain bullets in the ratio 2:3। तो अगर X बैग में नंबर ऑफ बुलेट्स 2 हैं तो Y बैग में नंबर ऑफ बुलेट्स हो जाएंगी 3। एंड देन 5 बुलेट्स फ्रॉम बैग Y आर टेकन आउट एंड पुट इन बैग X। 5 बुलेट्स आर टेकन आउट फ्रॉम बैग Y एंड दे आर पुट इन बैग X। यानी कि बैग X में 5 इंक्रीज हो जाएगा, Y में डिक्रीज हुआ है और X में इंक्रीज हो गया। क्या चीज नहीं बदली यहाँ पे, सिंस वी ओनली टेकन 5 बुलेट्स फ्रॉम बैग Y एंड पुट देम इन द बैग X, तो टोटल हमारा X और Y का जो सिस्टम है, यानी दोनों बैग मिला के नंबर ऑफ जो टोटल बुलेट्स है वो चेंज नहीं हुआ, जितना पहले था उतना ही बाद में है। द ओनली डिफरेंस इज कि पहले हमारा रेशियो था 2:3 का, एंड क्वेश्चन इज सेइंग नाउ आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन नंबर ऑफ बुलेट्स इन बोथ द बैग्स आर इक्वल, लेकिन नाउ द रेशियो इज 1:1, 1:1 का रेशियो है। क्लियर? ओके, सो अगर हम एज्यूम कर लें कि इनिशियली हमारा नंबर ऑफ बुलेट्स X बैग में लेटर से 2A है, Y बैग में 3A है, तो कैन वी से कि 2A + 5 अपॉन 3A - 5 दिस इज इक्वल टू 1:1, यानी 1/1, 1 ही है, तो 2A + 5 इज इक्वल टू 3A - 5, और यहां से A विल बी इक्वल टू 10, A विल बी इक्वल टू 10। तो नंबर ऑफ बुलेट्स इन ईच बैग पूछ रहा है, बैग X में क्या होगा, 2A + 5 होगा, यानी कि 20 + 5 होगा, 25 होगा, और क्योंकि दोनों में इक्वल है तो बैग Y में भी 25 ही होगा। टोटल 50 बुलेट्स थी इनिशियली भी और फाइनली भी। आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्या बात क्लियर है? ठीक, अभी जितने भी क्वेश्चंस करोगे, जब तुम पॉज करके भी खुद से सॉल्व करोगे, तो कभी भी ऑप्शन से करने की कोशिश नहीं करनी है, बिकॉज ऑप्शन सिर्फ तुम्हारी कंफर्ट के लिए दिए हुए हैं, हर क्वेश्चन में दिए भी नहीं है। बिकॉज कई बार कैट में हमारे ऐसे जो ऑप्शन बेस्ड जो स्ट्रेट अवे आंसर आएंगे, वहां पे हमें टीटा क्वेश्चन होगा, टाइप इन द आंसर करना होगा, हमें ऑप्शंस गिवन नहीं होंगे। दैट इज वाई ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी है, तुमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फिर देखना है कि ऑप्शन तुम्हारा इंक्लूडेड है ऑप्शंस में कि नहीं है। अगर नहीं है तो यानी कि कहीं ना कहीं पे तुमने डेफिनेटली गलती किया है। क्या बात क्लियर है? तो हमारा आंसर आ गया 25 बुलेट्स विल बी इन ईच बैग। क्वेश्चन पूछा है ईच बैग में, क्वेश्चन टोटल पूछता तो आंसर 50 होता, बट पूछा है ईच बैग में कितना होगा। ये तो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। बट एक्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन में जहां पे कि हमारा टोटल नंबर ऑफ बुलेट्स चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से तो कन्वर्सली सॉल्व तब भी हो जाता है जबकि हम बाहर से भी बुलेट्स ऐड कर रहे होते, या कुछ बुलेट्स को निकाल के हम बाहर फेंक देते, तब भी हमारा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाता। तो ये तो कन्वर्सल तरीका, इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट अगर हमारा नंबर ऑफ बुलेट्स चेंज ही नहीं हो रहा है तो हम स्ट्रेट अवे देख सकते हैं कि X और Y में रेशियो आ रहा है कितने का, 2:3 का। रेशियो इज 2:3, यानी टोटल नंबर ऑफ बुलेट्स हमारा कितना हो गया, 2 + 3 5 हो गया। टोटल नंबर ऑफ बुलेट्स हमारा हो गया है 5। और फाइनली क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बुलेट्स हमारा इक्वल हो गया दोनों बैग्स में। अगर दोनों बैग्स में बुलेट्स इक्वल हो गया है, यानी मतलब क्या हुआ कि फाइनली भी, क्योंकि नंबर चेंज हुआ नहीं है, 5 ही है, और अगर दोनों बैग्स में इक्वल है तो दोनों में इक्वली डिवाइड कर दो, 5/2 यानी कि 2.5 एंड 2.5, ये हो जाएगा बुलेट्स X और Y दोनों ही बैग्स में। यानी कि X में कितने से इंक्रीज आया है, 0.5 यूनिट्स का इंक्रीज आया है, 0.5 यूनिट्स का इंक्रीज आया है। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन we've increased 5 bullets in bag X, तो यानी कि this 0.5 units is equal to 5 bullets, यानी कि 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, इफ 0.5 यूनिट्स इज 5 बुलेट्स, यानी कि 1 यूनिट होगा 10 बुलेट्स के बराबर। और क्वेश्चन ने पूछा है कि ईच बैग में नंबर ऑफ बुलेट्स कितना होगा, तो 2.5 में बस स्ट्रेट अवे 10 मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा 25। क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? ठीक है, सो जब भी हमारा टोटल नंबर ऑफ बुलेट्स नहीं चेंज हो रहा है, टोटल नंबर चेंज नहीं हो रहा है, कॉइन्स हो, बुलेट्स हो, या कुछ भी वैल्यू हो, वहां पे हम स्ट्रेट अवे क्या कर सकते हैं, अपना ये अप्रोच फिलअप कर सकते हैं, यानी X और Y या अननोन A और B मानने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, अदरवाइज मान के तो सॉल्व कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, two numbers are such that the ratio of their difference sum and product is in the ratio 1:7:42 तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स क्या होगा। नंबर्स में क्या गिवन है, नंबर्स आर सच दैट रेशियो इज गिवन, सम इज गिवन, प्रोडक्ट इज गिवन। रेशियो के फॉर्म में गिवन है हमें डिफरेंस, सम एंड प्रोडक्ट। लेट अस से नंबर्स हमारे हैं A एंड B, तो पहले हमें दिया है डिफरेंस A - B विच इज इक्वल टू 1,
देन दिया है सम विच इज ए प्लस बी विच इज इक्वल टू 7, और अल्टीमेटली हमें दिया है प्रोडक्ट विच इज ए इंटू बी, और ये दिया है हमें 24। तो 1:7:24। ओके, अब अगर हम एज्यूम कर लेट अस से कि हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू 1x, a प्लस बी इज इक्वल टू 7x, और a इंटू बी आ जाएगा 24x। ठीक है, तो सबसे पहले पहले दो पे फोकस करो, दैट a माइनस बी इज इक्वल टू x एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 7x। अब अगर तुम दोनों को ऐड कर देते हो, a माइनस बी प्लस बी ऐड कर देते हो, तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 2a इज इक्वल टू 8x आ गया। तो यहां से विल बी गेटिंग a इज इक्वल टू 4x, और अगर a इज इक्वल टू 4x से पुट कर दोगे, a माइनस बी x है हमारा, तो b हमारा आ जाएगा 3x। a आया 4x, तुमने इक्वेशन में पुट किया, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो या सेकंड में पुट करो, तो डेफिनेटली b विल बी इक्वल टू 3x। तो b हमारा आ गया आउटकम में 3x। क्लियर है? एंड इफ a इज इक्वल टू 4x, b इज इक्वल टू 3x, so we can say that a into b will be 24x square, sorry 12x square, 24 नहीं 12x square, 4x into 3x 12x square आ गया। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि a into b है 24x, यानी कि 12x square is equal to 24x। और इंपॉर्टेंट बात, x हमारा जीरो हो नहीं सकता, बिकॉज a और b की वैल्यूज x के फॉर्म में ही है। जैसे ही x जीरो हो जाएगा, सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगी, रेशियो का कोई सेंस नहीं रह जाएगा, तो डेफिनेटली x कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, उसके मेंशन होने की जरूरत नहीं, x जीरो हो ही नहीं सकता। तो अगर x जीरो नहीं हो सकता तो हम x को कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी एक पावर हमारी x की कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अगर 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 24x, वी कैन राइट दैट 12 into x इज इक्वल टू 24, और यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा है प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट हमारा 24x है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दोगे, आंसर विल बी 48। So our answer will be 48 in this case, option C. Clear? ओके, ऑलरेडी हमने एक क्वेश्चन किया हुआ है, अगर तुम्हें याद हो पहले या दूसरे सेशन में किया था, जहां पे कि हमने दिया था कि a माइनस बी और a प्लस बी का रेशियो हमें गिवन है, और a इज टू बी हमें निकालना है, a और b का रेशियो निकालना है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे देख सकते थे कि डिफरेंस और सम का रेशियो गिवन है 1:7, डिफरेंस और सम का रेशियो गिवन है 1:7। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ से डायरेक्टली दोनों नंबर्स का रेशियो निकाल सकते हैं? अगर डिफरेंस और सम का रेशियो गिवन है तो क्या करेंगे, अगर हमें दोनों नंबर्स का रेशियो निकालना है, सबसे पहले दोनों को ऐड कर दो, 7 + 1 आ गया 8, ठीक है 8 आ गया, और 7 - 1 आ जाएगा 6, 8:6 आएगा रेशियो, या फिर 4:3 आ जाएगा। ठीक है, 4:3 आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड बाई 2 भी करना पड़ेगा भैया, तो 2a 2b की वैल्यू आई है। ठीक है, तो a और b की वैल्यू आ गई हमारी 4 और 3, 4:3 वैल्यू आ गई, और अगर a और b की वैल्यू 4:3 आई है, तो a इंटू बी क्या आ जाएगा, 4 × 3 12 आ जाएगा। ठीक है, बट ध्यान क्या रखना है कि अगर a और b का रेशियो आया है 4:3, तो a अगर 4x है, b होगा 3x। यहाँ पे y कर देते हैं, क्योंकि x ऑलरेडी हमने इधर माना हुआ है, 4/3y कर दिया, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू आ जाएगा 12y²। ठीक है, 12y² आ जाएगा, इजंट इट सो? और रेशियो में क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा एक y तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जब तुम रेशियो निकालोगे a b और a b का, तो एक y ये कैंसिल आउट हो जाएगा, y से y गया, यहाँ भी y गया, दिस 12y इज इक्वल टू 24, यानी कि y इज इक्वल टू आ गया 2, और y इज इक्वल टू आते ही हमें मिल जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स क्या आएगा। तो जब भी प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन हो, पूछा गया हो, या a³ b³ a² b, इस तरह की वैल्यूज पूछी गई हो, तो हमेशा हमें पावर पे फोकस करना है, और स्ट्रेट अवे रेशियो को समझ के सॉल्व नहीं कर देना है। जैसे x = 2 से यहाँ से सीधे सीधे तुम्हें सॉल्व, x = 2 तो बाद में निकाला, जैसे ही हमारा वैल्यू आया 4x 3x, तो यहाँ पे ये नहीं समझ लेना है कि अब अगला वैल्यू हमारा क्या आएगा। ठीक है, 24 को ही मार्क कर दो, ऐसी गलती नहीं करनी है। यहाँ हमेशा फोकस करना है कि हमारा जो नंबर है, अगर नंबर्स हमारे लेट अस से x है, ठीक है, एक नंबर हमारा 5x है, दूसरा नंबर 7x है, तो फिर प्रोडक्ट हमारा डेफिनेटली 35x² आएगा। और जब तुम रेशियो लोगे, तो ये जो एक x है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेशियो आएगा 5:7:35x, यानी कि एक हमारा जो x है, ये हमें उस रेशियो से मिलने वाला है, इसीलिए वो रेशियो की वैल्यू हमें गिवन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल which is composed of raw materials and wages was 3 times the value of the raw material used. So there is an article and that cost is 3 times the value of raw materials. The cost of raw materials increased in the ratio 3:7 and wages increased in the ratio 4:9. So we have to find the present cost of the article if its original cost was rupees 18. We have to find the present cost of the article if its original cost was rupees 18. तो original cost हमें given, हमें present cost निकालना है। First line हमारा कह रहा है raw materials है, ठीक है, रॉ मटेरियल्स हैं एंड वेजेस हैं,
और दोनों को तुमने इंक्लूड कर दिया तो फिर हमें फाइनली कॉस्ट मिल जा रहा है. इट इज गिवन दैट 3 times द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल हमारा कॉस्ट आ रहा है. सो इफ रॉ मटेरियल का कॉस्ट इज इक्वल टू 1 रुपी, तो कॉस्ट टोटल कॉस्ट आ जाएगा 3 रुपीज, यानी कि वेजेस का कॉस्ट होगा 2, तभी तो 1 + 2 = 3 आएगा. रॉ मटेरियल का कॉस्ट अगर 1 है, टोटल कॉस्ट 3 होगा, यानी कि वेजेस का कॉस्ट 2 होगा, बिकॉज दोनों का सम मिला के ही हमें कॉस्ट मिलने वाला है. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है. फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स इंक्रीज्ड इन द रेशियो 3:7, यानी कि अगर इनिशियली रॉ मटेरियल्स की वैल्यू हमारी 3 होती, 3 यूनिट्स होती, तो 7 हो जाती बाद में, बट अभी तो हमने माना हुआ है 1. ठीक है, अभी तो माना हुआ 1, यानी कि उसको 3 मानना पड़ेगा. ओके ठीक है, देखते हैं अभी वेजेस के बारे में. कहा है वेजेस इंक्रीज इन द रेशियो 4:9, यानी कि अगर वेजेस होते 4 तो हो जाते 9, बट अभी तो हमने 2 माना हुआ है. ठीक है, तो अगर हमें रॉ मटेरियल्स को 3 मानना है, वेजेस को 4 मानना है, तो क्या करना पड़ेगा? 3 और 4 का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो. 3 और 4 का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 और 4 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 12. 12 से पूरे इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो रॉ मटेरियल आ जाएगा 12, वेजेस आ जाएंगे 12 × 2 24, और कॉस्ट आ जाएगा 12 × 3 36. नाउ रॉ मटेरियल कॉस्ट है 12, और ये 3 यूनिट से हुआ है 7 यूनिट्स. अगर 3 यूनिट्स हमारे 12 के बराबर है, तो 1 यूनिट हो जाएगा 4 के बराबर, तो 7 × 4 यानी कि 28 हमारा रॉ मटेरियल हो जाएगा. या ऐसे समझ सकते हो कि अगर 3 से 7 हुआ है, अगर रेशियो हमारा 3 से 7 हुआ है, यानी कि इनिशियल वैल्यू जो भी रही होगी रॉ मटेरियल का कॉस्ट, अगर हमारा वैल्यू 3 से 7 हुआ है, तो इनिशियल वैल्यू अगर जो भी रहा होगा हमारा, उसको हम 7/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये तो मतलब हुआ. ठीक है, तो स्ट्रेट अवे 7/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 12 में, तो भी काम चल जाएगा, 28 आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे 4 यूनिट हमारा वेजेस के लिए है 24 के बराबर, यानी 1 यूनिट 6 के बराबर है, तो 9 यूनिट हो जाएगा 9 × 6, यानी कि 54 के बराबर हो जाएगा. एंड अगेन हम ये भी कर सकते थे कि स्ट्रेट अवे यहाँ पे 9/4 से मल्टीप्लाई कर देते, 24 × 9/4, तो 6 × 9 54 हमारा आ जाता वैल्यू. रॉ मटेरियल का कॉस्ट आ गया 28, वेजेस का कॉस्ट आ गया 54, टोटल हमारा आ जाएगा 28 + 54, दैट इज 82. बट ये हमारा यूनिट में वैल्यू आ रहा है, ये ध्यान रखना है, यूनिट में वैल्यू आ रहा है. और हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? 36 यूनिट से जो इनिशियल वैल्यू आ रहा है हमारा कॉस्ट का, 36 यूनिट्स, दैट इज इक्वल टू ₹18. ₹18 के बराबर है. तो दैट इंप्लाइज कि 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 18/36 के, यानी कि 1/2 रुपीज के. एंड इफ 1 यूनिट इज इक्वल टू 1/2, तो फाइनली हमारा 82 यूनिट्स आ रहा है, एंड दिस 82 विल बी 82 × 1/2, so that is equal to ₹41. That is equal to ₹41. So our answer in this case will be option C, that is ₹41. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ₹41 हमारा आंसर आ जाएगा. ओके, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने लिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं. बात वही है, बस इसको समझने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा. तो वैसे भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को. रॉ मटेरियल प्लस वेजेस इज इक्वल टू कॉस्ट, और हमें गिवन है रॉ मटेरियल अगर 1 है, कॉस्ट होगा 3, वेजेस हो जाएंगे 2, तो 1:2, दैट इज इक्वल टू 3. Then it is given that cost of raw materials increased in the ratio 3:7, यानी कि 7/3 हो जाएगा रॉ मटेरियल का कॉस्ट. 7/3 से मल्टीप्लाई कर दो 1 को, स्ट्रेट अवे आ गया वैल्यू 7/3. सिमिलरली कॉस्ट ऑफ वेजेस इंक्रीज इन द रेशियो 4:9, तो 9/4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 × 9/4 आ जाएगा 9/2. ठीक है, और अगर ये 9/2 आ गया, दोनों का सम कितना आएगा? दोनों वैल्यूज का सम कितना आएगा? सम आ जाएगा डिवाइड बाई एलसीएम लिया 3 और 2 का, 6 आ गया, ऊपर 7 × 2 14 + 27, 41/6 आ गई वैल्यू. और क्वेश्चन कह रहा है कि 3 यूनिट्स जो कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट हमारा, दैट इज इक्वल टू ₹18, तो 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 6 रुपीज. तो यहाँ पे भी हमारा 1 यूनिट 6 रुपीज के बराबर होगा. 41/6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ₹41 हमारा आंसर आ जाएगा. क्या ये बात क्लियर है? ठीक, तो अगर हमें वैल्यूज फ्रैक्शन में दी हुई है, तो ऐसे भी किया जा सकता है. अगर परसेंटेज में दी हो या कोई टिपिकल वैल्यू दिया हो, जहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनली हमें वैल्यू मिले, उसको ऐड करना इतना ईजी नहीं हो, तो वहाँ पे चीज़ें हमें दूसरे अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा. बट अदरवाइज ऐसे भी कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ एजेस. एजेस से बेस्ड क्वेश्चन है. एजेस पे जो भी क्वेश्चन बेस्ड होगा, वहाँ पे हमें 1-2 बातें याद रखनी है. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव 3 पर्सन्स A, B एंड C.
एट प्रेजेंट ए की एज हमें गिवन है लेट अस से 10 ईयर्स, बी की एज गिवन है 20 ईयर्स और सी की एज गिवन है 32 ईयर्स। अब हम देखेंगे प्रेजेंट, एट प्रेजेंट तो ये है, ठीक है। प्रेजेंट में हमने 10 ईयर्स और ऐड कर दिए। 10 ईयर्स के बाद में क्या होगा, ए की एज कितनी हो जाएगी, 10 ईयर्स से बढ़ जाएगी। भाई 10 ईयर्स के बाद में सबकी एज 10 ईयर बढ़ेगी, इजंट इट सो? तो ए की एज हो जाएगी कितनी, 10 + 10 20 ईयर्स, बी की हो जाएगी 20 + 10 30 ईयर्स और सी की एज 32 + 10 यानी कि 42 ईयर्स। तो कभी भी एजेस क्वेश्चन में क्या चीज है जो कांस्टेंट है कि जैसे तुम्हारा एजेस बढ़ रहा है तो जितने से एज बढ़ रहा है, जितने से टाइम पीरियड बढ़ रहा है, उतने से सबकी एज बढ़ेगी, ये तो सबको पता है। बट साथ में ये चीज भी समझ में आनी चाहिए कि ए और बी के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 ईयर्स का है। 10 ईयर्स का डिफरेंस है इनिशियली प्रेजेंट में, और 10 ईयर्स के बाद भी ये डिफरेंस कितना रहने वाला है, 10 ईयर्स का ही, क्योंकि डिफरेंस दो लोगों के बीच का चेंज नहीं होगा जब उनकी एजेस बढ़ेंगी, क्योंकि सबकी एज सेम नंबर से बढ़ने वाली है, जितने ईयर्स गए हैं उतने ही नंबर से बढ़ेगी। तो डेफिनेटली जो डिफरेंस ऑफ एजेस है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, जब भी कोई एज पे बेस्ड क्वेश्चन होगा तो वहां पे जो डिफरेंस है हमारा उस पे हमें कैलकुलेशन अपना करना है, बिकॉज दैट डिफरेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज फॉर वट एवर टाइम पीरियड द क्वेश्चंस आर गिवन। ठीक है, साथ में हमेशा टाइम पीरियड पे फोकस करना है। कई बार हमें टाइम पीरियड जो गिवन होगा, प्रेजेंट की एज गिवन होगा, प्रेजेंट का रेशियो गिवन होगा, प्रेजेंट से कुछ साल पहले का रेशियो गिवन होगा, प्रेजेंट से कुछ साल बाद का रेशियो गिवन होगा। ठीक है, या हो सकता है प्रेजेंट से कुछ साल पहले का रेशियो गिवन हो, प्रेजेंट से कुछ साल बाद का रेशियो गिवन हो, और एज हमसे प्रेजेंट की पूछी हो। तो जिस टाइम पीरियड का एज पूछा है, सब कुछ सॉल्व करने के बाद में हमें वही आंसर में निकालना है। तो छोटी छोटी सी बातें जिनको फोकस करना है। सबसे पहली बात जिसे फोकस करना है, डिफरेंस इज गोइंग टू बी द सेम, डिफरेंस ऑफ एजेस डज नॉट चेंज, ये नहीं बदलता। So this should be our focus in any question of ages. The difference of the ages does not change. ठीक है, और फिर सेकेंडली फोकस ऑन व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, ये प्रेजेंट एज पूछा है कि क्या चीज क्वेश्चन है पूछा है। फॉर एग्जांपल इन दिस केस हमसे क्या कहा गया, प्रेजेंट एज ऑफ 2 पर्संस, ठीक है, एट प्रेजेंट एज ऑफ 2 पर्संस इज इन द रेशियो 7:8, यानी पर्सन 1 और पर्सन 2 मान लें तो रेशियो है 7:8 का। एंड 20 ईयर्स एगो के लिए, यानी प्रेजेंट -20, प्रेजेंट को मान लेते हैं लेट अस से टी, तो टी -20, ठीक है, लिख नीचे रहा हूं बट समझना है ये पहले की बात है। ठीक है, तो टी -20 रेशियो आ रहा है 9:11 का। ओके, अब जो डिफरेंस है हमारा वो सेम होना चाहिए, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए, है कि नहीं। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, पहले वाले केस में 7 यूनिट और 8 यूनिट यानी कि 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, और सेकंड वाले केस में 2 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है। अब ये जो डिफरेंस है ये 1 यूनिट 2 यूनिट नहीं होगा, ये तो सेम करना पड़ेगा। और सेम करने के लिए क्या करेंगे, पहले वाले रेशियो में हम मल्टीप्लाई कर दे 2 से, दूसरे वाले मल्टीप्लाई कर दे 1 से। अब क्योंकि पहला वाला हमारा प्रेजेंट है, बाद का रेशियो है, तो उसको नीचे लिखते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, और नेक्स्ट जो प्रेजेंट वाला है उसको नीचे लिख देते हैं, बिकॉज प्रेजेंट बात का है। ये पहली इक्वेशन में टी -20 20 ईयर्स एगो की दी हुई है। तो एट प्रेजेंट की स्टोरी क्या है, हमने मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो जाएगा 7 × 2 14 एंड 8 × 2 60, 14:16 का रेशियो आ गया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि जब हम 20 ईयर्स का चेंज कर रहे हैं बीच में, तो ये 20 ईयर्स का ही चेंज आया है P1 की पर्सन 1 की एज में, और यही 20 ईयर्स का चेंज आया पर्सन 2 की एज में। किसी भी एक के लिए इक्वेट कर दो, पर्सन 2 के लिए 11 यूनिट से 16 यूनिट हुआ है, यानी कि 5 यूनिट का इंक्रीज आया है। और हमें पता है कि टोटल चेंज कितना है 20 ईयर्स का, दिस 5 यूनिट्स इज इक्वल 20 ईयर्स। तो इफ 5 यूनिट्स इज इक्वल 20 ईयर्स, तो 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 4 ईयर्स। ठीक है, और क्वेश्चन हमसे प्रेजेंट एज ऑफ द ओल्डर पर्सन पूछ रहा है, तो अगर 14 to 16 का रेशियो है तो ओल्डर पर्सन कौन होगा, 16 यूनिट्स वाला। एज क्या हो जाएगी 16 × 4 ईयर्स, तो दैट इज इक्वल टू 64 ईयर्स। आवर आंसर विल बी 64 ईयर्स। यही अगर हम यंगर पर्सन में देखते तो 9 यूनिट से हुई है 14 यूनिट्स, यानी कि इंक्रीज आया है 5 यूनिट्स का, विच इज इक्वल टू 20 ईयर्स, तो 1 यूनिट आना ही 4, तो 14 यूनिट्स की एज आएगी 14 × 4 यानी कि 56 ईयर्स। क्वेश्चन है 64, ऑप्शन ए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल कह रहा है 7 ईयर्स अगो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 4:5। ए और बी का जो रेशियो है एजेस का, दैट इज 4:5। आफ्टर 7 ईयर्स देयर रेशियो बिकम्स 5:6। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी। बी का प्रेजेंट एज यहाँ पे क्या होने वाला है। ओके, प्रेजेंट एज क्या होने वाला है, 4:5 का रेशियो है 7 ईयर्स को। ठीक है, यानी कि अगर हम प्रेजेंट को टी मान लेते हैं तो टी -7, ठीक है, 7 ईयर्स को टी -7, और प्रेजेंट से आफ्टर 7 ईयर्स, किसके 7 ईयर्स के बाद में, एट प्रेजेंट से 7 ईयर्स के बाद में, यानी कि t + 7 पे द रेशियो विल बी 5:6।
रेशियो है 5:6 का। ओके, क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी की प्रेजेंट एज पूछ रहा है। तो 7 ईयर्स पहले 4:5 का रेशियो है, 7 ईयर्स के बाद में 5:6 का रेशियो है। डिफरेंस कितना आया, प्रेजेंट से 7 साल पहले और 7 साल बाद की बात कर रहा है। दिस इज प्रेजेंट -7, दिस इज प्रेजेंट +7, यानी टोटल डिफरेंस आ रहा है हमारा 14 ईयर्स का। और रेशियो में डिफरेंस आ रहा है कितने का, 5 से 6 हुआ है, यानी कि 1 यूनिट का चेंज आया है, 1 यूनिट का इंक्रीज आया। दिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 14 ईयर्स, दिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 14 ईयर्स। अगर 1 यूनिट हमारा 14 ईयर्स है तो 6 यूनिट्स क्या आ जाएगा, 6 इंटू 14 यानी कि 84 ईयर्स, 84 ईयर्स। बट ये 84 ईयर्स कब का आ रहा है, ये आ रहा है प्रेजेंट +7 ईयर्स के बाद में, यानी कि आज से 7 साल के बाद का ये एज आ रही है बी की। बट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हाट इज प्रेजेंट एज ऑफ बी, तो प्रेजेंट एज ऑफ बी हो जाएगी 84 - 7, तो दैट विल बी 77 ईयर्स। लास्ट पार्ट, ये वाला पार्ट 7 सब्ट्रैक्ट करने वाला पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज सबसे बड़ी गलती होने का स्कोप यहीं पे बनता है, तुमने 7 सब्ट्रैक्ट नहीं किया। तो 84 - 7 77 ईयर्स हमारा फाइनल आंसर आएगा, विच इज ऑप्शन डी, विच इज ऑप्शन डी। क्या बात क्लियर है? ठीक है, एक और बात जो यहाँ पे देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। देखो हमें दिया है प्रेजेंट से 7 ईयर्स पहले और 7 ईयर्स के बाद में, यानी दोनों केसेस में हम जितना पीछे जा रहे हैं उतना ही हम आगे भी जा रहे हैं। तो प्रेजेंट इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ दीज टू इक्वेशंस, ऑफ दीज टू रेशियोज। प्रेजेंट तो एग्जैक्टली बीच में आ रहा है इन दोनों के। तो अगर 5 यूनिट्स हमारा रेशियो है बी का, 5 यूनिट्स रेशियो है बी का, ठीक है। अच्छा एक चीज जो मिस हो गई हमसे, मैंने बताई नहीं, क्योंकि वो देखना सबसे इंपॉर्टेंट था, बट वो देखा नहीं हमने कि हमारा ये जो डिफरेंस था यहाँ पे दोनों केसेस में इक्वल था। ठीक है, ये बोलना जरूरी था, दोनों केसेस में इक्वल था, इसीलिए हमने स्ट्रेट और इक्वेट किया। अगर डिफरेंस अनइक्वल होता है, यानी एक केस में 1 होता है एक में 2 होता है, सबसे पहले डिफरेंस को इक्वल करते। ठीक है, यहाँ पे इक्वल था तो सबसे पहले हमें वो चेक करना था, वो मैंने बताया नहीं, बताना चाहिए था। ठीक है, कि दोनों केसेस में रेशियो हमारा इक्वल था, दैट इज वाई हमने स्ट्रेट अवे चेक कर दिया दोनों रेशियोज को, कि 4:5 से 5:6 हो गया। क्लियर है? ठीक है, ओके। और एक दूसरी बात ये भी थी कि दोनों केसेस में इंक्रीज हमारा सेम हुआ है, इंक्रीज भी सेम हुआ है, इजंट इट सो? ठीक है, क्लियर है बात? बिकॉज सेम टाइम रेट से इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज भी सेम होना चाहिए, इंक्रीज सेम हो रहा है तो डिफरेंस सेम होगा ही होगा। ये दोनों चीजें अलग अलग होना पॉसिबल ही नहीं है कि डिफरेंस पहले कुछ और है बाद में कुछ और आ जाए, और जिसको इक्वल किया नहीं जा सकता हो, क्योंकि जैसे ही तुम इक्वल करोगे तो फिर इंक्रीज डिफरेंट हो जाएगा, दोनों पॉसिबल नहीं है। तो इंक्रीज सेम हो रहा है वो देख के भी हमें पता है कि डिफरेंस सेम होने वाला है, और होगा ही होगा। और डिफरेंस सेम है तो भी इंक्रीज सेम होना चाहिए, क्योंकि सेम टाइम पीरियड की बात कर रहा है, अलग अलग टाइम पीरियड की बात हमसे नहीं कर रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 5 मिनट्स आ रहा है वैल्यू बी का एज का, 7 ईयर्स पहले और 7 ईयर्स के बाद में आ रहा है 6 यूनिट्स। तो अगर हम एक्जैक्टली एट प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में वैल्यू क्या आएगी, 7 साल पहले 5 यूनिट्स थी, 7 साल बाद 6 यूनिट्स है, तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगी, इसका एवरेज आ जाएगा, यानी कि 5 + 6/2, यानी कि 5.5 यूनिट्स आ जाएगी प्रेजेंट में। अब इससे ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है, बट ये जरूर पता चलता है कि जो हमारा प्रेजेंट एज ऑफ बी है वो 5.5 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि वैल्यूज हमें इंटीजर में दी होती है मोस्टली। ठीक है, तो 5.5 का मल्टीपल होगा, यानी कि शायद 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि फ्रैक्शन में हो जाएगा 5.5 का ऐसे मल्टीपल, तो यानी कि इंटीजर में वैल्यू कुछ ना कुछ हमें आनी चाहिए। क्या बात समझ पा रहे हो? तो इतने से भी हमें एक हिंट तो जरूर मिलता है कि कई बार ऑप्शन से देख के, अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स हमारा क्वेश्चन हो या कुछ और कंडीशंस गिवन हो, तो तुम स्ट्रेट अवे ऑप्शन से देख के वो वैल्यू उठाओ जो कि हमारा 11 का मल्टीपल आ रहा हो, और डायरेक्टली उसको पुट करके चेक कर लो क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा, बट ये बात भी क्लिक करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 years ago the ratio of ages of A and B was 13:9 years, 13:9 years, and 8 years hence it would be 4:3। तो प्रेजेंट से 4 years पहले यानी कि t-4 के रेशियो ऑफ एजेस ऑफ A and B is 13:9, एंड प्रेजेंट से 8 years बाद में यानी t+8 पे रेशियो वैल्यू 4:3। सबसे पहला काम, डिफरेंस देखो, डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 4 यूनिट्स का, और 8 ईयर्स के बाद में आ रहा है डिफरेंस हमारा 1 यूनिट का। तो दोनों रेफरेंसेस को हमें सेम करना है, पहले कैसे 4 आ रहा है तो दूसरे में स्ट्रेट अवे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू आ जाएगा 4 × 4 विच इज 16, 3 × 4 दैट इज 12, तो 16:12 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस कितना है, दिस इज -4, दिस इज +8, यानी कि डिफरेंस आ रहा है 8 + 4 12 ईयर्स का, 12 ईयर्स का डिफरेंस आ रहा है। एज ए की इंक्रीज हुई है 13 से, कितना इंक्रीज हुई है, 13 से हुई है 16, यानी कि 3 यूनिट्स का इंक्रीज आया है, और यही 3 यूनिट्स हमारा बराबर है 12 ईयर्स के।
अगर 3 यूनिट्स 12 ईयर्स के बराबर है, 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 4 ईयर्स। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है डिफरेंस ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, तो चाहे प्रेजेंट एजेस का डिफरेंस निकाल लो या किसी भी टाइम का डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। तो डिफरेंस चेंज नहीं होता है तो वो 4 साल पहले जो डिफरेंस रहा होगा वही 8 साल के बाद में रहा होगा, वही प्रेजेंट में डिफरेंस रहा होगा। तो प्रेजेंट एजेस का डिफरेंस निकालने के लिए प्रेजेंट एजेस निकालने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल भी ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें कि हम प्रेजेंट एजेस निकालें फिर डिफरेंस निकालें। डिफरेंस किसी भी टाइम पीरियड का निकाल लो, सेम ही आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमने इनिशियली ही निकाल लिया 4 यूनिट का डिफरेंस है और 1 यूनिट इक्वल टू 4 है, तो 4 इंटू 4 यानी कि 16 ईयर्स का डिफरेंस आएगा। यही तुम फाइनली भी निकालते 8 ईयर्स के बाद में तो भी 16 का आता, प्रेजेंट में भी 16 का ही आएगा। स्ट्रेट अवे ऑप्शन सी 16 ईयर्स को मार्क कर दोगे, कुछ भी और करने की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोज प्रेजेंट एज इज ट्वाइस द एज ऑफ धीरज 1 ईयर एगो। What is the sum of their present ages in years if the ratio of the sum of their present ages to the difference of their present ages is 19:5? At present, question is saying Manoj's present age is twice the age of Dheeraj 1 year ago. और क्योंकि सम हमें प्रेजेंट एजेस का पूछा तो हम एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मनोज की एज इक्वेट किससे की है? धीरज की एज से इक्वेट की है, बट धीरज की एज 1 साल पहले जो थी उसका डबल है मनोज की एज। तो लेट अस अज्यूम धीरज की एट प्रेजेंट जो एज है दैट इज इक्वल टू एक्स। एट प्रेजेंट धीरज की एज इज इक्वल टू एक्स, एंड इफ दैट इज सो तो प्रेजेंट -1 पे धीरज की एज 1 ईयर कम होगी यानी x -1 होगी, और मनोज की प्रेजेंट एज इज ट्वाइस द एज ऑफ धीरज 1 ईयर एगो, यानी कि मनोज की प्रेजेंट एज इसका डबल होगा, यानी कि 2 टाइम्स x -1 2x -2 होगा, 2x -2 होगा। और क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द सम इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस टू द डिफरेंस ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज 19:5। सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस क्या होगा? 2x - 2 + 2 दैट इज 3x - 2, और डिफरेंस ऑफ एजेस क्या होगा? 2x - 2 - x यानी कि x - 2, and that is equal to 19/5. So 15x minus 6 is equal to 19x minus 38. So 19x minus 15x, 4x will be equal to 38 minus 6, 32, and hence x will be equal to 8. x equal to 8 आ गया। सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस पूछा है ना, सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस, तो सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस क्या आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू, सम विल बी इक्वल टू 3x minus 2, so that will be 3 into 8 minus 2, 22 years. ओके, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई गड़बड़ आ रहा है क्या इसमें? एक सेकंड, कहीं ना कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है, एक बार चेक करना पड़ेगा। 3x - 2 हो 15x -10 होगा, कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिया। -15x -10 होगा, तो दिस 4x विल बी इक्वल टू 28, यानी x इज इक्वल टू 7 आएगा, तो 3 × 7 -2 यानी कि 19 ईयर्स हमारा सम आ जाएगा। अगर 19 ईयर्स सम आ रहा है यानी कि धीरज की एज कितनी हो जाएगी? धीरज की तो एज 7 हो गई, और मनोज की एज हो जाएगी 6 × 2 12 - 2 12 आ जाएगी। ठीक है, 7 और 12 आ जाएगा। क्लियर है? मनोज की एज 12 आ जाएगी, धीरज की एज 7 आ जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? ओके, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और चीज़ जो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अप्लाई करने से थोड़ा समय बच जाएगा कि हमें गिवन है सम और डिफरेंस का जो रेशियो है वो गिवन है 19:5। अगर सम और डिफरेंस का रेशियो 19:5 गिवन है तो यहाँ से क्या हम दोनों की एज का रिस्पेक्टिव रेशियो निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर सम और डिफरेंस का रेशियो गिवन है 19:5 तो 19 + 5/2 12 यूनिट्स, 19 - 5/2 7 यूनिट्स, यानी कि मनोज और धीरज का हमें एज का रेशियो आ गया। ये रेशियो आया है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है, बट इस क्वेश्चन में कोइंसिडेंटली रेशियो और एग्जैक्ट वैल्यू सेम ही है। ठीक है, अदरवाइज ये रेशियो आया है 12:7 का। ठीक है, और फिर हमें क्या गिवन है कि अगर ये 7 यूनिट्स है तो 7 यूनिट्स से तुम एक ईयर पहले जाओगे, लेट अस से दिस इज 12x, दिस इज 7x, तो 7x -1 का 12x डबल है, यानी कि 7x - 1 × 2 इज इक्वल टू 12x, तो आ जाएगा 14x - 2 इज इक्वल टू 12x, और यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली हमें वैल्यू मिल गई है।
बट अगर तुमने डायरेक्टली लास्ट लाइन को अप्लाई कर दिया होता तो स्ट्रेट अवे हमारा क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। तो ये बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन के लिए। कहीं पे भी हमें सम और डिफरेंस दिया है तो वहां से रेशियो निकालना सबसे आसान है, तो पहले उस काम को करो और बाद में बाकी चीजों को सोचो। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा घुमाने वाला सवाल है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो, पॉज करो, अपना टाइम लो, सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करो। जो भी हमने सीखा है बस वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। बस थोड़ा सा कॉशियस रहना है ये क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा घुमा रहा है, थोड़ा सा लैंग्वेज को फंसा रहा है। 8 years ago कपिल वॉज 7 times एज ओल्ड एज देव। तो 8 years पहले की बात कह रहा है कि कपिल और देव की एज के बारे में, कि 8 years पहले द एज ऑफ कपिल वॉज 7 times ऑफ देव। तो अगर देव की एज वॉज 1 unit तो कपिल की एज वॉज 7 units। कब? 8 years ago, यानी कि t-a पे। b years from now, यानी कि प्रेजेंट से b years के बाद में, दिस इज प्रेजेंट माइनस a, और प्रेजेंट प्लस b years के बाद में कपिल विल बी 3 times एज ओल्ड एज देव। एज का रेशियो आ जाएगा 3:1 का। अभी है 7:1 का, फिर हो जाएगा 3:1 का। और फिर क्वेश्चन कह रहा है इफ a is to b is equal to 1:2, तो अगर a is to b हमारा 1:2 है, ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि यहां से हमें क्या मिल रहा है, a अपॉन b इज इक्वल टू 1/2, यानी कि b इज इक्वल टू 2a। तो b की जगह पे 2a रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो b की जगह हम लिख सकते हैं t+2a, b की जगह 2a लिख देंगे। ठीक है, तो देन हाउ मेनी इयर्स फ्रॉम नाउ विल कपिल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज देव। क्वेश्चन ये पूछा है कि 2:1 का रेशियो इनके बीच में कब बनने वाला है, कितनी ईयर्स के बाद में बनेगा। और ध्यान ये देना है सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम नाउ। देखो हमें जो एक वैल्यू गिवन है, पहला रेशियो 7:1 का गिवन है, वो गिवन है प्रेजेंट माइनस ए ईयर्स पे। जो दूसरा रेशियो 3:1 का गिवन है प्रेजेंट प्लस बी ईयर्स पे, या प्रेजेंट प्लस 2 ईयर्स पे हमें गिवन है। बट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम नाउ विल कपिल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज देव, यानी कि हमें प्रेजेंट पे लाना पड़ेगा और प्रेजेंट से हमें इक्वेशन के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या देखेंगे, डिफरेंस देखो। डिफरेंस आ रहा है पहले वाले केस में 6 यूनिट्स का, यहां पे आ रहा है डिफरेंस आ रहा है 2 यूनिट्स का, और यहां पे डिफरेंस आ रहा है 1 यूनिट का। तो सबसे पहले सारे डिफरेंसेस को करोगे इक्वल। पहले वाले केस में तो 6 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसा ही रहने दो उसको। सेकंड वाले केस में 2 यूनिट्स आ रहा है तो मल्टीप्लाई करोगे 3 से, डिफरेंस हो जाएगा 6 का। और लास्ट वाले केस में मल्टीप्लाई करोगे तुम 6 से, तो डिफरेंस हो जाएगा 6 का। तो वैल्यूज हमारी आ जाएंगी, पहले वाले केस में वही रहेगा 7:1, सेकंड केस में दिस विल बी 3 × 3 9, 9:3, और थर्ड केस में 12:6। ठीक है, 7:1, 9:3 एंड 12:6। सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 से 9 पे गया है, यानी कि 2 यूनिट्स का चेंज आया है, 2 यूनिट्स का इंक्रीज आया है। ओके, और ये टोटल चेंज कितना है, ए ईयर्स एगो है और फिर बी ईयर्स इन द फ्यूचर है, यानी कि 2a ईयर्स इन द फ्यूचर है। टोटल ये डिफरेंस आ रहा है 3a का। तो 3a इज इक्वल टू 2, तो यहां से a की वैल्यू आ गई 2/3, a की वैल्यू आ गई 2/3। फिर हमें चेंज कहां से आ रहा है, 9 से हम 12 पे जा रहे हैं, यानी कि 3 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है, 3 यूनिट्स का इंक्रीज आ रहा है। ओके, तो यहां पे कितने ईयर्स का चेंज आएगा, कितने ईयर्स फॉरवर्ड जाना पड़ेगा हमें, 3 यूनिट्स, और a हमारा 2/3 है, तो 2/3 से डिवाइड कर दो, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 2/3, तो दैट विल बी 9/2। ठीक है, दैट विल बी 9/2। ओके, क्लियर है, यानी कि 9/2 a ईयर्स हमें फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, कब से, 2a के बाद, 2a के बाद। ठीक है, ऑलरेडी हम प्रेजेंट से 2a ईयर्स आगे की बात कर रहे हैं, और उससे भी 3 यूनिट्स हमें आगे जाना है, जबकि a हमारा 2/3 यूनिट्स के बराबर है, a 2/3 यूनिट्स के बराबर है, तो 9/2 है हमारा 3 यूनिट्स के बराबर होगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, 9/2 a हमारा 3 यूनिट्स के बराबर होगा। बट क्वेश्चन ने पूछा है प्रेजेंट से कितना आगे होगा, तो प्रेजेंट से आगे देखना है। ऑलरेडी प्रेजेंट से हमारा ये 2a आगे था, और हमें 9/2 a और आगे जाना है, तो ये टोटल कितना हमें प्रेजेंट से आगे जाना है, 2a + 9/2 है। सो आंसर विल बी 2a + 9a/2, तो 2 + 9/2 यानी कि 13/2 a, विच इज 6.5 a। तो आंसर आ जाएगा 6.5 a ईयर्स लेटर, ऑप्शन ए। यहां गलती हो सकती है कि ऑप्शन बी को हमने मार्क कर दिया साथ में, क्योंकि ऑप्शंस में कुछ ऑप्शंस में ए और बी का कॉम्बिनेशन भी गिवन है, तो ऑप्शन क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है इस टाइप में कि कौन कौन से हो सकता है, एक से ज्यादा ऑप्शन तुम्हारे करेक्ट हो जा रहे हो। तो ऑप्शन सी क्या आ रहा है, 2a + 3b, और b हमारा 2a के बराबर है, तो दिस विल बी 2a + 6b, यानी कि
6 बी नहीं 6a यानी कि 8a के बराबर होगा, तो डेफिनेटली ये आंसर नहीं हो सकता, गलत है। लास्ट में आ रहा है 5b माइनस 1.5a यानी कि 10a माइनस 1.5a, सो दिस विल बी 8.5a, अगेन इनकरेक्ट, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। ठीक है, बेसिकली हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, और बाकी को भी कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है डायरेक्टली तुम्हारा आंसर ना मैच कर रहा हो, तो सबसे पहले ऑप्शंस को तुम सारे ऑप्शंस को ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। क्लियर है? ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? ओके, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फिर से समझते हैं ध्यान से। सेम चीज है बट एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, एएस एगो क्या था, कपिल और देव का जो एज का रेशियो था वो था 7:1 का, दैट इज t माइनस ए पे। बी एस फ्रॉम नाउ वी नो दैट बी इज 2a, तो यानी कि 2a ईयर्स के बाद में द रेशियो इज 3:1 का। एंड फिर क्वेश्चन पूछ रहा है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स कपिल विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज देव, यानी कि कपिल और देव का जो एज का रेशियो है 2:1 का आ जाएगा। कितने ईयर्स के बाद में आएगा ये हमको पता नहीं है। सबसे पहला काम, डिफरेंस देखो 6 यूनिट्स, 2 यूनिट्स और 1 यूनिट्स, तो 2 यूनिट्स वाले केस में हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, 1 यूनिट वाले केस में मल्टीप्लाई किया 6 से। नाउ दिस रेशियो इज 7:1, दिस रेशियो इज 9:3 एंड दिस फाइनल रेशियो इज 12:6। 7 से 9 पे गए हम, 2 यूनिट्स का इंक्रीज आया है, और एजेस में डिफरेंस कितना है, ईयर्स में डिफरेंस कितना है, 3a का, तो 2 यूनिट्स का डिफरेंस इज इक्वल टू 3a, और यहां पे चेंज आया 3 यूनिट्स का। ओके, सो ये डिफरेंस कितना होगा, 3 यूनिट्स का डिफरेंस है, 2 यूनिट्स हमारा 3a के बराबर है, इजंट इट सो, तो 1 यूनिट हमारा होगा 3a/2 के बराबर, 3 यूनिट्स हो जाएगा 3 × 3a/2 के बराबर, यानी कि 9a/2 के बराबर। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है प्रेजेंट से कितने साल के बाद में, और प्रेजेंट हमारा कहीं बीच में है, ऑलरेडी प्रेजेंट से हमें कितना आगे जाना है, 2a तो आगे जाना ही जाना था, और साथ में 9a/2 भी आगे जाना है, तो टोटल आगे जाना होगा 2a + 9a/2 which will be 13a/2 which is 6.5 है, तो आंसर विल बी 6.5a इन दिस केस। क्लियर? ओके, बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था, फंसाने वाला सवाल था, बट आई बिलीव कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, और खुद से भी एक बार करके सॉल्व करके देख लेना, आज नहीं देखना तो आज तुम समझ गए हो, तो एक बार 4-5 दिन बाद फिर से इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेना, तो तुम्हें बातें समझ में आ जाएंगी, जहां जहां अटक रहोगे वो भी दिखना शुरू हो जाएगा। फिर भी कहीं डाउट रहता है तो कमेंट में एक बार जरूर मेंशन करना, आई विल ट्राई टू एलेबोरेट ऑन दैट एज वेल। ओके, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। आई बिलीव सेशन पसंद आएगा, क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक जरूर करना है, अपना फीडबैक जरूर देना, कहीं पे भी तुम्हारा कोई डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। एंड साथ में यू शुड ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल दैट इज मैथोलॉजिकल, ऑल्सो शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनका भी बेनिफिट हो जाए, तो डेफिनेटली शेयर करना, ठीक है, कम से कम इतना तो कर ही सकते हो, तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर करना, ताकि वो भी देख सकें इन सब वीडियोस को, अपना लर्निंग को बेटर कर सकें, और जो भी उनका गोल है उसको अचीव कर सकें। चलो इतना ही रखते हैं आज के सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।